Assalamualaikum dear students, this is Matt Shakil and you are watching my channel Elementary. This is your physics instructor. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 4 अपना वाइंड अप किया था जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें मैंने समझाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को उससे काफी फायदा हुआ है। नाउ दोबारा से मैं चैप्टर 3 अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चैप्टर 3 4 में अपलोड कर चुका हूँ, 4 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो हमारा दे सकते हैं। और चैप्टर 3 के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो प्रैक्टिस मटेरियल है रिलेटेड टू द चैप्टर 3 मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से आप निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर जो पहला हमारे पास टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझिएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली 3 कैटेगरीज के होते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले आपके पास जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, दैट इज वेलोसिटी टाइम, पहली कंडीशन। सेकंड आपके पास कंडीशन जो होती है वो इस तरह की होती है, और थर्ड कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह की होती है। सही है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, जो अगर इस तरह की कंडीशन हो जिसमें वेलोसिटी की जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ हो तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हो जो कि नीचे गिरता हुआ हो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव स्लोप। और इसको हम बोलते हैं जीरो स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? जीरो स्लोप, क्योंकि इसके अंदर कोई स्लोप नहीं है। अब समझते हैं इससे। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ आपका चढ़ता हुआ है, सीडी टाइप, चढ़ती हुई सीडी है। अगर चढ़ता हुआ ग्राफ होगा तो इस सिनेरियो के अंदर जो आपके पास एक्सेलरेशन होगी उसको हम बोलेंगे कि बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है, मतलब स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या कहा मैंने कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब है जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्या बात की मैंने? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और इसका जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव स्लोप की। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है जो बॉडी है वो डी एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है? डी एक्सेलरेट हो रही है। डी एक्सेलरेट का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब स्पीड डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आएगा। सही है। फोर्थ पॉइंट, इफ वी हैव जीरो स्लोप नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो इस सिनेरियो के अंदर हम बोलते हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये होगा कि जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो 3 केस हमने पढ़ लिया। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप, और उस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको हम एक्सेलरेट कहते हैं। और जो आपके पास स्पीड होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। डिएक्सेलरेशन के अंदर बॉडी नीचे जा रही होती है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। जब भी जीरो स्लोप होगा तो उस सिनेरियो के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जब भी हमेशा याद रखें, कभी भी एमसीक्यू आता है कि इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है मेरा बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो हमारे उस्ताद हैं, उन्हें उस्ताद कहता हूं, उसकी वजह ये है कि न्यूटन ने फिजिक्स की बुनियाद रखी है। समझ लें कि 100 जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूटन लॉ से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो न्यूटन ने बहुत काम किया है, दैट्स व्हाई मैं उनको उस्ताद मानता हूं अपना। तो न्यूटन ने बहुत खूबसूरत सी 3 बात की है। बहुत खूबसूरत सी 3 बात की है। पहली बात को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, दूसरी बात को हम कहते हैं सेकंड लॉ, थर्ड बात को हम कहते हैं तीसरी बात को कहते हैं थर्ड लॉ। तो मेरा बेटा न्यूटन के इन 3 लॉज पे दुनिया की सारी फिजिक्स जो है वो खड़ी हुई है। दैट इज कॉल्ड बेसिक। दैट्स व्हाई न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन until it is acted by an external force। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर मौजूद है या बॉडी मोशन के अंदर मौजूद है तो वो ता कयामत रेस्ट में ही रहेगी, वो ता कयामत मोशन में ही रहेगी, तब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव ना करवाए या रोक ना दे। दैट इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम पे अप्लाई होता है। इट ऑलवेज apply inertial frame on inertial frame। अच्छा, what is mean by inertial frame? कि ऐसा फ्रेम कि जिसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो वो जीरो हो, जो एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, मतलब जो फ्रेम है उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा फ्रेम भी होता है दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऊपर लिख रहा हूं मैं क्योंकि इसका काम अभी नहीं है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ हमेशा वहां लगेगा जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा और उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। अच्छा मेरा बेटा, सेकंड बात हम करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ बहुत ही खूबसूरत बात कि the force is applied on a body is directly proportional to the acceleration। इसका फॉर्मूला बनता है F = ma। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो याद रखिएगा फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन पैदा होगी और उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। दैट्स व्हाई न्यूटन लिखा है, न्यूटन ने ही फोर्स डिस्कवर की थी कि ऐसी फोर्स में लगा रहा हूं और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जो कि हम अमूमन हम ये चीज हम देख रहे होते हैं बट हम समझ नहीं पाते वो क्या है बेसिकली। तो थर्ड लॉ ने कहा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन ने कहा जो एक्शन फोर्स होती है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होती है। क्या होती है? वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होती है, बट नेगेटिव साइन आती है तो नेगेटिव साइन शोज कि ये अपोजिट फोर्स है। ये अपोजिट क्या है? फोर्स है। इसका मतलब ये हो रहा है कि थर्ड लॉ के अंदर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। हमेशा याद रखें, नेट फोर्स दो ही कंडीशन में जीरो होता है। पहली कंडीशन कि बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है तो नेट फोर्स जीरो है। $1,000,000 बात है, क्या बात समझिएगा। दो ही कंडीशन के अंदर नेट फोर्स जीरो होती है। एक कंडीशन होती है जब बॉडी रेस्ट के अंदर है उस वक्त नेट फोर्स जीरो होती है, या अगर बॉडी मूव हो रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव हो रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी उस वक्त भी नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। तो हमेशा देखिएगा कि नेट फोर्स दो ही कंडीशन में जीरो होती है। एक तब होती है जब बॉडी रेस्ट के अंदर होती है, या अगर बॉडी जब मूव हो रही होती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही हो तो उस पर नेट फोर्स जीरो होती है। अच्छा, थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ की एग्जांपल कि अगर मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं, सही है, तो चेयर में मैं बैठा हुआ हूं तो थर्ड लॉ के बदौलत बैठा हुआ हूं। अगर थर्ड लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता तो आई कैन नेवर बी एबल टू सिट ऑन अ चेयर। क्यों? जब मैं बैठता हूं तो जो मेरा वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो चेयर की नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करता है। दैट्स व्हाई दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होती है और मैं अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता हूं, मैं आराम से बैठा हुआ हूं। नाउ स्टूडेंट, वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज टेंशन स्ट्रिंग। टेंशन स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है? एक आपके पास एक अपर सरफेस होती है जहां से एक बॉडी आपके पास हैंग होती है, सही है। तो आपको पता है कि बॉडी का जो मास है, वेट है, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसका मतलब है जो बॉडी का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर ये बॉडी रेस्ट के अंदर है, अगर ये आपने जो हैंग किया है वो मूव नहीं कर रहा, ना ही नीचे आ रहा, नहीं ऊपर जा रहा है, रेस्ट में मौजूद है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा उसके अपोजिट में भी एक फोर्स एक्ट होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, तो हमेशा रखिएगा। तो अगर कोई स्ट्रेंथ
किसी भी अपर सरफेस से हैंग होता है और बॉडी का वेट डाउनवर्ड करता है, तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट होती है अलोंग द स्ट्रिंग, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. दैट फोर्स कॉल्ड टेंशन. बेसिकली ये फोर्स होती है जो कि न्यूटन ने क्या कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन. तो बेसिकली जब फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी उसके अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करेगा जो नॉर्मल रिएक्शन होगी. दैट नॉर्मल रिएक्शन इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन. सही है. तो टेंशन बेसिकली वेट के अपोजिट होता है बट इक्वल होता है. तो ये बात, पहली बात तो ये हो गई कि इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ. पहली बात क्या हो जाएगी, इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ. पहली बात ही न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है. दूसरी बात हम कहेंगे कि जो आपके पास टेंशन है वो वेट के बराबर होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एक जगह मैंने ऐसे से पढ़ा था कि टेंशन एंड अ वेट आर ऑप्शंस है पैरेलल, अपोजिट, फॉर्म एन एंगल. आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन. तो टेंशन और वेट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था टेंशन स्ट्रिंग का कि एक बॉडी है, अ बॉडी of mass 10 kg is hung by a string. सही है. what will be its tension. तो अगर बॉडी कोई हैंग है किसी स्ट्रिंग से तो बताएं उस वक्त टेंशन क्या होगी. तो हमने पढ़ा अभी कि टेंशन बराबर होता है वेट के, वेट बराबर होता है mg के, मास कितना है 10 है, ग्रेविटी 9.8 होती है 10 होती है, तो हम 10 पुट कर लेते हैं 10, तो कितना आ गया 100. तो टेंशन कितना पैदा हुआ यहाँ पे 100 न्यूटन पैदा हुआ. दैट इज योर टेंशन स्ट्रिंग. और ये हमने लगाया, इस जगह पे हमने लगाया न्यूटन थर्ड लॉ. क्या लगाया यहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ. सही है भाई. तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो टेंशन है और वेट आपस में बराबर होता है, और इस सिनेरियो के अंदर अगर ये रेस्ट में है, तो मैं बात में की, अगर ये रेस्ट के अंदर है, कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी का वेट ज्यादा होता है तो स्ट्रिंग टूट जाती है तो वो एक अलग सिनेरियो है. लेकिन अगर वो टूटी भी नहीं है, वो रेस्ट में मौजूद है, वो हैंग है, जैसे मैंने हैंग किया हुआ इसको ऐसे, ये हैंग है, तो उस वक्त जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब बॉडी रेस्ट के अंदर होती है उस वक्त नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है. अच्छा स्टूडेंट्स, टेंशन स्ट्रिंग के दो केसेस होते हैं, इसको दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं. फिर हम बात करते हैं केस 1 की. तो केस 1 के अंदर both bodies hang vertically. इसका मतलब है आपके पास दोनों बॉडीज जो है वर्टिकली हैंग होती है, लाइक दिस. एक यहाँ पे पुली होता है यहाँ पे, और पुली से बॉडी जो है वो हैंग होती है. एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही. ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. तो इस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन आती है वो कितनी आती है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. जो टेंशन आती है वो कितनी आती है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. बेसिकली यहाँ पे 2m यहाँ पे आता है m1 m2, यहाँ पे आता है 2. सही है. अच्छा, इस केस के अंदर हमेशा याद रखें, कुछ बातें याद रखने वाली केस की बात है कि इस केस के अंदर जो आपके पास m1 होता है वो हमेशा m2 से बड़ा होता है. हमेशा याद रखिएगा कि आपके एमसीक्यूज में आता है कि इफ अ बॉडी इज हैंग वर्टिकली व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2. तो हमेशा देखिएगा कि m1 शुड बी ग्रेटर देन m2. सही है. तो ये आपके पास फॉर्मूला याद रखिएगा. तो फॉर्मूला पूछते हैं और ये केस पूछते हैं. सेकंड आपके पास केस है केस 2. when one body hang and other body placed
ऑन सरफेस। सही, तो इस केस में क्या होता है, लाइक दिस, इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी जो एक्सेलरेशन आती है कितनी आती है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और फिर कितनी आती है, एक्सेलरेशन आती है, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अच्छा, इसके अंदर कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, इस केस में क्या होता है, m1 m2 से बड़ा होता है, बट इस केस के अंदर m1 भी बड़ा हो सकता है, m2 भी बड़ा हो सकता है, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। बस ये याद रखें, केस 1 के अंदर m1 m2 जो है वो m1 बड़ा होता है, m2 छोटा होता है। अगर मैं इन दोनों केस को कंपेयर करूं, फॉर्मूला सब सेम है, बस यहाँ डबल आ गया। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास केस 1 का t है वो डबल होता है केस 2 के t से, टेंशन के, क्योंकि ये एमसीक्यूज में याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, अगली हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब है जो मोमेंटम होता है वो बेसिकली मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सेकंड डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, the quantity of motion on a body is called momentum। तो दो डेफिनेशन याद रखें कि एक डेफिनेशन क्या होती है कि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यहां से एक बात पता चली मुझे कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी बड़ी है, डबल हो गई है, तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। ये लिंक याद रखें एमसीक्यूज के लिए। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की कोई डेफिनेशन आ गई कि मोमेंटम की अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द होल सिनेरियो इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला वो ये बनता है, डेल्टा पी अपॉन टी, जो कि एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा फोर्स के लिए। अच्छा, अब मोमेंटम को यूनिट की बात करते हैं कि मोमेंटम को यूनिट क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे देखें, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सही है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड, डिवाइड करूं सेकंड से, कोई मसला नहीं होना चाहिए कि मल्टीप्लाई किया हम डिवाइड भी कर दिया। अब मैंने यहां पे ये किया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलग कर दिया और इनटू सेकंड को मैंने अलग कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेसिकली ये न्यूटन होता है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स, बेसिकली एम ए होता है, एम मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड फोर्स यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन इक्वल सेकंड, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। हमेशा देखिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन पूछे कि which one of the following is the SI unit of momentum, then न्यूटन साइड इज द SI unit of momentum। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक जो कि बुक में इतना कोई खास लिखा हुआ नहीं है, बट जो आपके पास जो है वो लेवल में इसका एमसीक्यूज है और भी एमसीक्यूज आते हैं। तो इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इम्पल्स।
अच्छा, इम्पल्स समझने की जो इम्पल्स होती है बेसिकली वो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई ऐसा मोमेंटम है जो किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, क्या समझ देखिएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेल्टा टी, तो उस पर जो आपके पास ये जो मोमेंटम होगा वो इम्पल्स हो जाएगा। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी, व्हाट इज मीन बाय डेल्टा टी? डेल्टा टी मींस है कि ये जो है शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम कि मतलब अगर फोर्स की वजह से बहुत शॉर्ट टाइम में मोमेंटम पैदा हो रहा है, उस मोमेंटम को हम क्या कहेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पहली चीज कि डायमेंशनली मोमेंटम और इम्पल्स दोनों सेम होता है, ठीक है। इम्पल्स एंड मोमेंटम आर सेम डायमेंशन, हैव सेम डायमेंशन, हैव सेम डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है क्योंकि आपके पास जो है वो ये होता है एम एल ई, बस फोर्स होता है एम ए। एम ए मीन्स डायमेंशन होगी एम इंटू एल टी माइनस टू और इंटू टी, तो टी से टी कट जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा एम एल टी माइनस। डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस वन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोमेंटम की जो है वो डायमेंशन क्या होती है? तो मोमेंटम की डायमेंशन भी यही होती है और इम्पल्स की डायमेंशन भी यही होती है। चैप्टर वन जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आप ध्यान कर लें कि जो आपके पास मोमेंटम होता है वो एम एल टी माइनस वन होता है और इम्पल्स भी एम एल टी माइनस वन होता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन isolated system, the total momentum remain conserved. The total momentum remain conserved. इसका मतलब ये होगा कि isolated system का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एयर फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज isolated system। तो ऐसे सिस्टम जो isolated सिस्टम है उसके अंदर जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसका मतलब है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। लेट्स सपोज दो बॉल्स आपस में मूव अपने टुवर्ड्स मूव हो रही है, इट विल स्ट्राइक एंड इट विल बाउंस बैक। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था तो बाउंस बैक के बाद भी मोमेंटम सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है मोमेंटम? इसके लिए क्या होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम before collision is equal to momentum after collision। तो इसका जो फॉर्मूला मतलब क्या होता है? momentum after collision, सही। इसका जो फॉर्मूला मतलब क्या बनता है? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। तो m1 v1 is basically the momentum before collision and m1 v2 is the momentum after collision। तो अब बात करते हैं कोलिजन की। तो कोलिजन बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कोलिजन दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, एक को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। अब जो फर्क क्या है कि वो दोनों कोलिजन रही है, मतलब टकरा रही है आपस में, लेकिन वो इलास्टिक टकरा रही है या इनइलास्टिक टकरा रही है। तो इट डिपेंड्स कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम ये ऐसा कोलिजन जिसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो और मोमेंटम भी चेंज ना हो, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऐसा कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहे, मोमेंटम तो क्या रहे? तो कांस्टेंट रहे, बट यहाँ पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना रहे। तो
ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने केस पढ़ा होगा व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। केस पढ़ा है, याद किया तो आपको होगा। व्हेन व्हेन यहां लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। when bullet is fired through gun, कि बुलेट जो फायर हो रही है, तो उस सिनेरियो के अंदर मैं बात करता हूं यहाँ पे बुलेट की। दो चीजें हैं, बुलेट है और गन। याद रखिए, बुलेट को मैं 1 ट्रीट करूंगा और गन को मैं यहाँ पे 2 ट्रीट करूंगा। तो हमें याद रखिए जब बुलेट फायर होती है किस वजह से, तो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो गन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो कि बुलेट की u1 होती है और गन की u2 होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि u1 और u2 दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। बिफोर फायर, जब हम फायर कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर जो बुलेट की और गन की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इसका मतलब है हम 0 को उठा के जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो m1 v1 प्लस m2 v2 वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आ गया। अगर कोई गन किसी बुलेट से कोई बुलेट अगर गन से फायर हो रहा है तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और उसी दौरान जो उसकी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, याद है दिस कॉल्ड आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सही। तो अगर आपके पास इस मास गिवन हो और एक बॉडी की वेलोसिटी गिवन हो, है बुलेट की जो गन की वो हम निकाल लेंगे। सही है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो v1 होगा, जो कि बुलेट की वेलोसिटी होती है, वो हमेशा v2 से बड़ी होती है, और v2 जो होती है वो हमेशा बैक वेलोसिटी होती है। बैक वेलोसिटी की होती है। हम एक बात करते हैं, अगर आपने गेम्स खेले होंगे, काउंटर स्ट्राइक, पबजी खेला होगा आपने, जब आप फायर करते हो तो आपका हाथ पीछे आता है। हाथ आप पीछे क्यों आता है, तो हम बोलते अक्सर है रिकॉइल ज्यादा है इसका। रिकॉइल ज्यादा का मतलब क्या है, ये रटा डाया बट हमने याद कर लिया, रिकॉइल ज्यादा है। रिकॉइल ज्यादा का मतलब ये होता है कि हम फायर करते हैं तो आपकी बैक स्पीड ज्यादा है। रिकॉइल मतलब क्या है, बैक स्पीड ज्यादा है। तो v2 इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रिकॉइल। तो v2 क्या होता है यहाँ पे, v2 को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिकॉइल। यहां लिख देता हूं मैं, स्पीड ऑफ रिकॉइल। वो हमेशा पीछे आता है। जब बुलेट को ऐसे फायर करूंगा तो मेरा हाथ पीछे आएगा। इसका मतलब है जो आपकी रिक्वायर की स्पीड है वो बैकवर्ड है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बैक वेलोसिटी। और ये हमेशा v1 के अपोजिट होता है। v1 की क्या होता है, अपोजिट टू, यहां लिखता हूं मैं अपोजिट टू v1। ये पहली बात ये रही। दूसरी बात रही, तीसरी बात ये है कि v1 जो v2 जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आपने एक्स नंबर के सॉल्व किए होंगे, हमेशा जो v2 आपका आया होगा वो नेगेटिव आया होगा। सही। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रिक्शन की। अच्छा, फ्रिक्शन का टॉपिक इंक्लूड इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एमसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट से एक दिन मेरे क्लास में आने एग्जाम के अंदर। सही है। तो बहुत ही सही समझना आपके टॉपिक। फ्रिक्शन को बेसिकली बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द मोशन। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू द मोशन। ये क्या करता है, बेसिकली ये रेजिस्ट करता है किसी बॉडी को मूव करने से। रेजिस्टेंस टू द मोशन, कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे एक फोर्स रोकेगी मूव होने से, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सही। अगर हम बात करते हैं कि बॉडी अगर इस सरफेस पे रखी है, और इस पॉइंट में इसका जो है वो जैसी बात है फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, और जो बॉडी का वेट है वो नॉर्मल एक्ट करेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि बॉडी रेस्ट के अंदर इसके अपोजिट में एक फोर्स एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। समझिए यहाँ पे जो वेट है वो बराबर होता है नॉर्मल रिएक्शन के। इसका मतलब वेट ज्यादा होगा
तो नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। इन तीनों का आपस में लिंक क्या हो गया कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली गोइंग टू बी नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन इज डायरेक्टली गोइंग टू बी वेट। वेट ज्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा तो डायरेक्टली फोर्स फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो इसमें आता है ज्यादा के एक दो बॉडीज है, एक का मास 10 केजी है, एक का मास 5 केजी है, तो फ्रिक्शन ज्यादा किसकी लग रही है? तो जो 10 केजी वाला मास है फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो मास वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा करके फ्रिक्शन ज्यादा होगी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल देखा यहां पे तो एक कांस्टेंट का दैट इज v को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट क्योंकि ये बेसिकली ये फ्रिक्शन का और नॉर्मलाइजेशन का रेशियो होता है क्योंकि दोनों यूनिट में होते हैं तो उसका यूनिट कैसे हो जाता है और उसका यूनिट होता नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक के अंदर मैं सारे टॉपिक कवर करा दूंगा जो बचे हैं आगे के। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, कैसे होती है? अगर एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास एक कार है, लेट्स सपोज समझ लीजिए कार है, ठीक है, मैंने इसमें से पीछे धक्का दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको धक्का दिया F1 पहले दिया मैंने 5 न्यूटन, सही है, धक्का दिया, बॉडी मूव नहीं हुई, बॉडी रेस्ट में रही। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट में एक फोर्स पैदा हो गई होगी जो इसे रोक रही है, जो कि 5 न्यूटन की होगी। तो F1 कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा, सही है। धक्का दिया, बॉडी मूव नहीं हुई, सही है। दोबारा धक्का दिया और बढ़ा के फोर्स लगाई मैंने, लेट्स सपोज मैंने फोर्स लगा दी यहाँ पे 10 न्यूटन की, तब भी बॉडी मूव नहीं हुई। इसका मतलब है इसके अपोजिट में एक फोर्स पैदा हो गई है जिसको रोक रही है, जो कि भी 10 न्यूटन की पैदा हो गई है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। मैंने दोबारा फोर्स लगाई 15 न्यूटन की, तब भी बॉडी मूव नहीं हुई। इसका मतलब है दोबारा कोई अपोजिट फोर्स पैदा हुई है जो कि 15 न्यूटन की है, जो कि इसे रोक रही है, जो कि फ्रिक्शन है। F3 F2 F3 F2 F3 दैट इज 15 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया बाय फोर्स, बाय इंप्लीमेंटिंग फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स, सही है। क्या करता है फ्रिक्शन? अपने आप को एडजस्ट करता है अपनी आखिरी लिमिट तक। जाहिर सी बात है उस जो कार है उसकी अपनी आखिरी लिमिट होगी जब तक वो रेजिस्ट कर सकती है। एक वक्त ऐसा आएगा मूव होना स्टार्ट कर देगी, सही है। तो अपनी लिमिट तक अपने क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू फोर्स। फोर्स बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक, सही है। और वो आखिरी हद जिस पर वो रेजिस्ट कर सके बॉडी रेस्ट के अंदर, उसके बाद बॉडी मूव हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं 15 न्यूटन फोर्स है उसको मैं आगे और बढ़ा दूं, दैट इज मैं फोर्स लगाऊं उसमें 16 न्यूटन की, कितनी लगाऊं मैं? 16 न्यूटन की। 16 न्यूटन के बाद इट स्टार्ट्स मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 न्यूटन फोर्स लगाई है मैंने, ये आखिरी हद है। ये क्या है? आखिरी हद है। आखिरी क्या है? हद है कि इस फोर्स तक तो ये बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बाद बॉडी मूव में आ जाएगी। तो हमेशा देखिएगा कि फ्रिक्शन की वो आखिरी हद जहां तक वो बॉडी को रेजिस्ट कर सके कि वो मोशन में ना जाए, उस आखिरी हद को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बेसिकली ये समझते हैं भी लिमिटिंग फ्रिक्शन, सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई है, बात में आ गई कि वो आखिरी हद कि बॉडी को रेजिस्ट कर सके ताकि मूव ना करे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो फोर्स लगाऊंगा बॉडी मूव हो जाएगी। अब बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? तो चेक करो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा चेक करो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सही है। दूसरी आपकी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्क समझ लो दोनों में क्या फर्क होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हो गया कि एट रेस्ट, और काइनेटिक मतलब होता है एट मोशन, कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट के अंदर मौजूद है, उस वक्त जो फ्रिक्शन बॉडी पे लग रही है उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात,
अगर बॉडी मूव हो रही है, चल रही है, मैं वॉक कर रहा हूं या गाड़ी मूव हो रही है, उस वक्त भी फ्रिक्शन है, लेकिन वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब जो लिमिटेड फ्रिक्शन है वो बेसिकली वो फ्रिक्शन होती है जो बॉडी को अपने रेस्ट पोजीशन पे होल्ड करके रखती है। तो बेसिकली हम लिमिटेड फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आखिरी हद कि वो बॉडी को रेस्ट पे रखे, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड फ्रिक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी, नीचे लिख देता हूं मैं, एक जगह पे आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो व्हाट विल यू आंसर? सोचिए थोड़ा सा। अब मैं बताता हूं क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली वो फ्रिक्शन होती है जब बॉडी रेस्ट के अंदर होती है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉट टू मूव द बॉडी। बस में आ रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को मूव होने से रोकती है, वो नहीं चाहती बॉडी मूव हो, और बॉडी रेस्ट में भी रखती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव हो जाती है तो अब फ्रिक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दैट की बात है, जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन हैज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है जब भी वो बॉडी को रेस्ट में रखती है। जब वो बॉडी मूवमेंट में आ जाती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब सब में यही हो जाए कि बॉडी रेस्ट के अंदर है तो सब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी, तो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी। जब बॉडी मूव हो जाएगी इट विल बी रिड्यूस, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का रेशियो क्या आएगा, चूंकि ऊपर वाली फोर्स जो है वो छोटी है, नीचे वाली फोर्स बड़ी है, तो आपने पढ़ा है जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। अगर मैं पूछूं भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन छोटी है, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है। सही, that is the end of the friction. I have covered all the topics related to friction. अब बात हम करते हैं inclined plane की। inclined plane की inclined plane बेसिकली किस तरह का होता है, आपके पास एक बॉडी होती है जो इंक्लिनेशन पे होती है, दैट इज एंगल थीटा। सही, बॉडी लेट सपोज यहां पे प्लेस्ड है। जब बॉडी किसी इंक्लिनेशन में रखी होती है तो बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड करेगा। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस जो की वेट है, अब वेट को मैं इसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूं, लाइक दिस, ये जो थीटा है वो यार एंगल सेम है। समझिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक किसका करते हैं, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर एक्सिस है, फोर्स यहां लग रही है, तो इट विल बी ब्रेक इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो कि थीटा होगा, ये fx होगा, ये fy होगा। समझिएगा कि जिस वेट की मैं बात कर रहा हूं, जिस फोर्स की बात कर रहा हूं, अगर उसका एंगल जिस भी एक्सिस से बन रहा है, जिस भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बन रहा है, वो fx होता है। इसका मतलब होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट वो fx होगा, जो इसका एंगल डायरेक्ट बन रहा है। इसका एंगल नहीं बन रहा डायरेक्ट, इसका एंगल डायरेक्ट बन रहा है विद एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये fx होगा और ये क्या हो जाएगा, फिर fy होगा। तो इसको मैं fx fy नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा f पैरेलल, इसको मैं कहूंगा f पैरेलल, इसको मैं कहूंगा f परपेंडिकुलर। f पैरेलल इज बेसिकली fx एंड f परपेंडिकुलर इज बेसिकली fy। और पढ़ा था कि f, चूंकि ये fy है तो fy बेसिकली क्या होता है, ये सॉरी fx है, तो fx बेसिकली क्या होता है, f cos थीटा होता है, और fy बेसिकली क्या होता है, f sin थीटा होता है। चूंकि f नहीं है, बेसिकली वेट है, तो इसमें वेट कहूंगा, इसको मैं वेट कहूंगा, ये हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। अच्छा, इस फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और हमेशा देखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस फोर्स के बराबर होता है। सही है, और जो mg sin थीटा है इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी, इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी इन इंक्लाइंड प्लेन, जो आपके पास एफ जी एम जी थीटा होता है, जो डायरेक्शन इसकी इस तरह पैरेलल डायरेक्शन है इसकी, लाइक देखें इस तरह डायरेक्शन है इसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम जी साइन थीटा। इसको मैं एम परपेंडिकुलर कह देता हूं।
सही। अच्छा, अब इसके 3 केसेस हैं। पहला केस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, केस 1 व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट के अंदर है, तो उस वक्त क्या होगा, हमेशा रखिए उस वक्त 2 चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि आपके जो फ्रिक्शन है वो बराबर होगा इस फोर्स के, और दूसरा आर जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। ये तो आर mg cos थीटा हर केस में बराबर होगा, ये तो हर केस में, इन एवरी केस। बट इन फर्स्ट केस जो कि फ्रिक्शन होती है वो mg sin थीटा के बराबर होती है, और इस केस के अंदर जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। नाउ मूव टू द अनदर केसेस। अच्छा गाइस, नाउ वी हैव अनदर केस, दैट इज केस 2। तो केस 2 के अंदर क्या होता है, बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी मूव्स डाउनवर्ड लाइक दिस। बॉडी यहां रखी हुई है, वेट डाउनवर्ड कर रहा है, ये आपके पास ये कैरेक्टर कंपोनेंट है, आपके पास नॉर्मल एक्शन यहाँ पे एक्ट हो रही है, सही। ये आपके पास हो जाएगा दैट इज W पैरेलल, दैट इज mg cos थीटा, ये हो जाएगा W परपेंडिकुलर, दैट इज mg sin थीटा, और इसको हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, सही है। तो इस केस के अंदर जो नेट फोर्स होता है बेसिकली वो बराबर होता है, बॉडी मूव, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगी, इफ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड देन फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू दी फोर्स, सही है। तो जो नॉर्मल एक्शन आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, mg, जो नेट फोर्स होगा क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस f। अच्छा, जो माइनस f आ रहा है दैट इज फ्रिक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन में ये फॉर्मूला लगेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट ना हो, मैं बोलूं कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस में जो नेट फोर्स, याद रखें हमेशा ये ma हो जाता है बेसिकली, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f, ये बेसिकली फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस सिनेरियो के अंदर फॉर्मूला बनेगा mg sin थीटा, f नहीं आएगा तो m से m कट जाएगा, तो a आ जाएगा आपके पास g sin थीटा, सही, ये फॉर्मूला बनेगा a और g sin थीटा। अगर हम गौर करूं यहाँ पे g इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। हमेशा देखिएगा कि जब भी फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो उस सिनेरियो के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सिर्फ वो एंगल पे डिपेंड करता है, सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि एक 10 kg का मास है, एक 5 kg का मास है, वो फ्रिक्शनलेस पुलिस से डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो बताओ कि दोनों मासेस पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी। तो हमेशा देखिएगा कि मासेस का इफेक्ट एक्सेलरेशन में नहीं आता अगर फ्रिक्शनलेस पुली हो। हाँ, अगर एंगल चेंज हो रहा हो दोनों का वो अलग बात है, पर अगर एंगल कांस्टेंट है, एक ही लाइन से वो नीचे आ रहा है, तो दोनों मासेस के जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। नाउ वी हैव द लास्ट केस, दैट इज केस 3। ये केस 2 था, जल्दी पढ़ा दो केस 3 में। तो केस 3 केस के अंदर बॉडी ऊपर जा रही होती है, मूव्स अपवर्ड, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, बॉडी ऊपर जा रही है अपवर्ड, तो इसके अंदर भी 2 केस हैं। पहला केस कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सही है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होगी तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस F माइनस mg sin थीटा। ये हो जाएगा बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट नहीं होगी तो सिनेरियो के अंदर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। एफ भी नहीं है, मैंने अज्यूम किया कि स्मॉल एफ भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली है, एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट नहीं हो रही, तो जो फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला बनेगा, तो एम से एम किया तो ए आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा। नेगेटिव साइन शोज की बॉडी जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस सिनेरियो के अंदर भी जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली कुछ होता है माइनस एंगल के, माइनस साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा, सही है। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। तो इसके अंदर भी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करेगा, सही है। दैट इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। इस
लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज तक ये लेक्चर इतनी था, मुझे दी इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।